हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है अगेन वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिस मैनेजमेंट में पहले सबसे पहले हम लोगों ने दो ऑलरेडी लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे प्रैक्टिस मैनेजमेंट के। सबसे पहले हमने ऑडिट फीस का पढ़ा था कि ऑडिट फीस में क्या तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, पेपर में आपने कैसे लिखना है इसके बारे में। फिर हमने पढ़ा था कि एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, कौन से वो 5 1 2 3 4 5 इश्यूज़ हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप एडवर्टाइजिंग का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो रिव्यू करने को बोले या चाहे वो ये बोले कि यार आप खुद से एडवर्टाइजिंग बना के दो। ऐसा होता बहुत कम है कि एडवर्टाइजिंग आपसे खुद बनवा रहा हो, मेजरली यही होता है कि रिव्यू करा रहा होता है बिकॉज़ बीइंग एन अकाउंटेंट अगर आप ट्रिपल ए का पेपर भी दे रहे हो तो इट वुड बी एक्सपेक्टेड कि यार आपने कभी एडवर्टाइजिंग नहीं की हुई फर्म की, ठीक है? आज जिस टॉपिक पे हम लोग मूव करेंगे दैट इज प्री एक्सेप्टेंस इश्यूज या प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो कि ऑलरेडी हम लोग F8 में बड़ी डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। F8 के अंदर अगर किसी को याद नहीं है तो F8 में टॉपिक हुआ करता था प्री इंगेजमेंट इश्यूज, जिसमें मैनेजमेंट लेटर होता था, जिसमें 12 के 15 इश्यूज होते थे। उसका भी एक अपना मेमोनिक था और उनको हम लोग यूज़ करते थे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि यार अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है प्री एंगेजमेंट का तो वही सब कुछ उठा के छापना है जो कि लिखा हुआ है या उन्हीं इश्यूज के बारे में बात करनी है जो कि बुक में दी हुई थी। थ्योरेटिकल टॉपिक है बहुत ज़्यादा, इसमें कोई इतनी ज़्यादा आपको वो नहीं होगी, साइंस नहीं होने वाली, इतनी ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं होने वाली। ऑडिट फीस टेक्निकल था, एडवर्टाइजिंग थोड़ा बहुत टेक्निकल था, बट दिस इज़ गोइंग टू बी प्योरली थ्योरेटिकल। अगर आपको ये याद हो जाता है तो इट इज़ वेल एंड गुड। आप बेहतर ये है कि बुक में से जाके प्रैक्टिस मैनेजमेंट के चैप्टर के अंदर इसके ऊपर बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, वहाँ से पढ़ लो, लेकिन मैं उसकी टेक्निकलिटीज़ थोड़ी बहुत समझा दूँगा कि कैसे होता है, क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है? प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज का टॉपिक है। अगेन बात वही है, दीज आर आल्सो प्री एंगेजमेंट इश्यूज। कि भाई आपने एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले क्या-क्या चीज़ें करनी होती हैं? एंगेजमेंट को शुरू करने से पहले या किसी क्लाइंट को, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट जिसका आप ऑडिट करने लगे हो, उसको लेट्स सपोज़ अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है XYZ कंपनी, उसमें ऐसे क्या इश्यूज़ हो सकते हैं यार जो कल को एज़ एन ऑडिटर आपको तंग करेंगे? एज़ एन ऑडिटर आप उनको फुलफिल नहीं कर पाओगे, कुछ ऐसे थ्रेट्स हो सकते हैं जिसका सेफगार्ड ही नहीं है कोई। तो फिर अगेन अगर आप सेफगार्ड ऐसे थ्रेट को मिटिगेट नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक नहीं लेकर आ सकते या फिर उसको खत्म ही नहीं किया जा सकता ऐसे थ्रेट को, तो फिर आप उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करते। और यहाँ पे हम लोग यही इश्यूज़ पढ़ रहे होते हैं कि यार ये जो प्री एंगेजमेंट इश्यूज़ है ना, ये 100% मीट करने चाहिए। अगर ये मीट नहीं करते, तो फिर आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करो, एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है? हम लोग आते हैं प्री एंगेजमेंट इश्यूज़ के टॉपिक की तरफ और इसमें अगेन प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपने याद करने हैं, रट लेने हैं। पेपर में सॉल्व करते हुए अगर आपको ये वर्ड्स याद रहेंगे तो पहले आप इनको कर चुके हो। आपको पता है कि वर्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है? तो हम लोग प्रिंसिपल्स के ऊपर डायरेक्ट आएँगे, मैं आपको बताऊँगा कि यार व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसिपल देयर आर जिनका हमेशा से आपने ख़्याल रखना है, जब भी आप कोई प्री एंगेजमेंट इश्यू का क्वेश्चन करने लगोगे। सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास प्रोफेशनल क्लीयरेंस लेना फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर या प्रीवियस ऑडिटर। प्रोफेशनल क्लीयरेंस लो। दूसरा इश्यू होता है कि भाई इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी आपकी मीट करती हो, ठीक है। जब आप ऑडिट कर रहे हो किसी कंपनी का तो वहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो गए या नहीं हो गए, आपके ऊपर किसी किस्म का अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं एक्सरसाइज करने जाने वाला। आपकी ऑब्जेक्टिविटी के अगेंस्ट थ्रेट्स कहाँ-कहाँ से होते थे? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, इंटिमिडेशन, फेमिलियरिटी, एडवोकेसी थ्रेट, ये सारे थ्रेट्स इस तरह का कोई थ्रेट तो नहीं अराइज़ हो रहा। क्या उसको आप सेफगार्ड लगा के एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ सकते हो या नहीं लेकर आ सकते? ये चीज़ आपने देखी इस यूँ करते तो ताकि आप डिफरेंस आए। प्रोफेशनल क्लीयरेंस वही कि पुराने ऑडिटर से इजाज़त लो। अगर आपको याद हो तो प्रोफेशनल क्लीयरेंस में आपने पढ़ा था F8 के अंदर 7 डिफरेंट पॉइंट्स आपने पढ़े थे, जिसमें हम लोग कहते थे कि यार हम लोग प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से परमिशन लेते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं उसके साथ कि यार बताओ कोई ऐसा मसला तो नहीं है, जिसकी बेसिस पे आप मुझे बोलो कि यार इस कंपनी को ऑडिट नहीं करना चाहिए या कोई सिग्निफिकेंट मसला जो कि हमें पता होना चाहिए ऑडिट शुरू करने से पहले, ठीक है? अगर वो प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर रिप्लाई नहीं करता, वो पुराना ऑडिटर रिप्लाई नहीं कर रहा, तो फिर हम लोग उसको कॉन्टैक्ट करते हैं किसी और तरीके से। अगर तब भी रिप्लाई ना हो फिर कॉल कर लो। अगर बिल्कुल ही रिप्लाई ना हो तो आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो लेकिन अपने ही उसके ऊपर करोगे, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पे करोगे। ठीक है? और ये भी था कि देखो अगर क्लाइंट रिफ्यूज़ कर देता है परमिशन तो फिर फर्म शुड नोटिफाई द प्रोस्पेक्टिव ऑडिटर कि भई आपने पुराने ऑडिटर को ये बात बतानी है।
ये रहा जो क्लाइंट था, जो जिस कंपनी का हम लोग ऑडिट कर रहे थे, उसने परमिशन डिनाई कर दी कि हम लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते। प्रोफेशनल क्लियरेंस में वही 7 रीजंस आ जाती हैं जो कि हम लोगों ने F8 में पढ़ी हैं। अगेन ये रीजंस आपके पास गिवन है इन ट्रिपल ए की बुक के अंदर भी, प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर दूसरा तीसरा पेज ही है बुक का, जहाँ पे ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, 7 डिफरेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। याद नहीं करने, प्रोफेशनल क्लियरेंस का सिर्फ और सिर्फ आपने याद रखना है इशू, इसका वजह क्या है कि आपने पुराने ऑडिटर से इजाजत लेनी। दूसरा है इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, कि भाई आपकी इंडिपेंडेंस ना ब्रीच हो। दूसरी चीज ये कि ऑब्जेक्टिविटी वाले जो जितने भी थ्रेट्स हैं वो ना अराइज हो रहे हो, और अगर अराइज हो रहे हैं तो आप उनको सेफ लेवल तक मिटिगेट कर सको, मतलब सेफ गार्ड लगा के एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ सको। इसके बाद आ जाता है आपके पास मैनेजमेंट इंटेग्रिटी। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी का सेम वही मतलब है कि हम लोगों ने इंटेग्रिटी के बारे में खुद से पढ़ा है, वही चीज जो कि एथिक्स में हमने पढ़ी थी कि भाई मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट की ऑनेस्टी, उसकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, वो क्या झूठे हैं सच्चे हैं, इस तरह का कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई ऐसा मसला है तो हो सकता है वो ऑडिट के दौरान आपके साथ भी झूठ बोले, और अगर वो आपके साथ झूठ बोलेंगे तो फ्रॉड का रिस्क ज्यादा है, डिफरेंट रिस्क ज्यादा हो जाते हैं, ऑडिट का रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी को चेक करना चाहिए एक्सेप्ट करने से पहले। ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास प्री कंडीशंस, इसको आखिर में देखते हैं। फिर इसके बाद आपके पास आता है रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट। रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट का मतलब क्या है कि यार देखो, क्लाइंट की अपनी एक रेपुटेशन होगी। F8 लेवल में भी हम लोगों ने चीज पढ़ी थी कि यार क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट की जो रेपुटेशन होती है ना, वो बहुत डिपेंडेंट होती है। लेट्स सपोज एक्स वाई जी कंपनी का मैं ऑडिट करूं, एक्स वाई जी कंपनी के ऊपर हैरेसमेंट के डिफरेंट केसेस हैं। अगर मैं एज एन ऑडिटर उसको ऑडिट करूंगा तो इट इज ऑब्वियस कि यार लोग मुझे भी गलत नजर से देखेंगे, यार कि आप पे भी तो कहीं नहीं है हैरेसमेंट के केसेस, आप क्यों ऑडिट कर रहे हो ऐसी कंपनी का जिस कंपनी के अंदर इतने ज्यादा केसेस चल रहे हैं। अगर वो कंपनी एसडीजीज को फॉलो नहीं करती, अगर वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स की रेपुटेशन को खराब करती है, इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट को गिराती है, तो मैं एज अ फर्म जब उस कंपनी का ऑडिट करूंगा तो वो इन्वेस्टर जो कि कंपनी भी यकीन नहीं रखता, वो मेरे पे भी यकीन नहीं रखेगा, फिर तो मेरी रिपोर्ट का क्या फायदा, तो मेरी रेपुटेशन भी खराब होगी। इसलिए एक एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ये वाला इशू भी देखा जाता है कि यार क्लाइंट की रेपुटेशन कैसी, क्या अच्छी रेपुटेशन है क्या बुरी रेपुटेशन है। ठीक है। फिर आ जाता है मेरे पास, क्या आपके पास कॉम्पिटेंस है। अगर आपको याद हो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर वाला प्रिंसिपल, कि क्या इफ डू यू हैव द एक्सपीरियंस, डू यू हैव आपके पास क्या नॉलेज है ये काम करने की। ठीक है, नॉलेज होना एक अलग चीज है। नॉलेज है कि आपके पास एक काम की, अगर अभी हम लोग आगे एक और चीज पढ़ेंगे वो भी होना जरूरी है फर्म में। ठीक है, कि भाई आप एक कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करने लगे हो, उसने आपने उसको फीस बताई, आपने बिड किया टेंडर, अभी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कि टेंडरिंग कैसे की जाती है, ये वाला टॉपिक। लेकिन उससे पढ़ने से पहले मैं आपको ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि टेंडर हम लोग बनाते क्यों हैं। यहाँ पे टेंडर हमने बना दिया, हमें बिड मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या उस क्लाइंट ने एक्सेप्ट जब कर लिया तो क्या आपके पास इतनी कॉम्पिटेंसी, इतना नॉलेज था कि आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सको। अगर नहीं था तो आपने टेंडर बनाना ही नहीं है। तो एक्सेप्ट करने से पहले ये वाला इशू भी देखा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है फीस, जो ऑडिट की फीस सेट कर रहे हो उसके बारे में जितने इश्यूज हैं, ऑडिट फीस के अंदर आ जाओ दोबारा से, ये वाले ही सारी बात आ जाती है कि भाई लो बॉलिंग अलाउड है, ये सब कुछ अलाउड है, लेकिन बताना होता है। कंटिजेंट फी अलाउड नहीं है। अक्सर जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा उसमें कंटिजेंट फी की बात होगी, या फीस के बारे में ऐसी बात होगी कि हम लोग कॉस्ट फुलफिल नहीं कर रहे, हम लोग लो कॉस्ट बेसिस के ऊपर, लो वॉल्यूम के ऊपर कर रहे हैं इस कंपनी का ऑडिट, तो आपने एक क्लाइंट को बताना है। फीस वाला इशू देखना बहुत जरूरी होता है। डज इट कवर योर कॉस्ट और नॉट, इफ इट डज नॉट तो क्लाइंट को बताओ कि हमारी कॉस्ट कवर नहीं होती, फिर भी हम लोग आपको ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है, ये प्री एंगेजमेंट इश्यूज में ये भी आ जाता है कि ये चीज भी आप देखोगे। ठीक हो गया। फिर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पहले भी ये चीज समझाई थी, मैप आई प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर, के देखो भाई, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई इशू हो तो ऑडिटर का काम है कि वो अपने क्लाइंट को जाने। हम लोगों ने चैप्टर के अंदर ये चीज पढ़ी थी मनी लॉन्ड्रिंग के, कि यार ऑडिटर के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है दैट दे शुड नो देयर क्लाइंट, जिसको हम लोग एक प्रोसीजर भी कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर नो योर क्लाइंट, केवाईसी जिसको बोला जाता है, कि यार आपको पता होना चाहिए आपका क्लाइंट करता क्या है। इफ देयर आर एनी सस्पिशंस कि यहाँ पे मनी, अब जब आप एक्सेप्ट कर रहे होगे किसी एंगेजमेंट को तो उससे पहले उसके ऊपर
जाँच पड़ताल करोगे, देखोगे कि भाई क्या उनका बिज़नेस कैसा है, कहाँ से उनको पैसा आता है। जब कभी आपको सस्पिशन हुई कि मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू बन रहा है यहाँ पे, तो उस एंगेजमेंट को आपने फिर एक्सेप्ट ही नहीं करना। क्यों? क्योंकि जब मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यू को आप एक्सेप्ट करोगे, ऑडिटर की लायबिलिटी ज़्यादा होगी, ऑडिटर की लायबिलिटी ज़्यादा होगी, तो भाई सवाल-जवाब ऑडिटर से भी होगा, उसकी भी रेपुटेशन खराब होगी, मतलब एज़ एन ऑडिटर आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी, अगर आप सवाल-जवाब के सवालों के जवाब नहीं दे सकते फिर। अगर ऑडिट किया है, तो फिर तो ठीक तरीके से करो। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू जब उठ के आ जाए, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें उठ के आ जाती हैं। यानी कि ऑडिटर लायबिलिटी ज़्यादा होगी, रेपुटेशन भी ऑडिटर की खराब होने का खतरा है। तो फिर आप ऐसा ऑडिट क्लाइंट नहीं एक्सेप्ट करते। ठीक हो गया? फिर आ जाते हैं वही इश्यूज़ जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन आगे आते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं रिसोर्सेज़। रिसोर्सेज अगेन फर्म के अंदर की बात है। फर्म के अंदर की बात कैसे है? जैसे यहाँ पे थी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी नॉलेज होना। लेकिन नॉलेज के साथ-साथ आपके पास बंदे हैं इतने कि इतनी बड़ी कंपनी को ऑडिट कर सको। अब मैं एज़ एक्स-वाई-ज़ेड फर्म या फिर जी फर्म के नाम से मैं अपनी एक फर्म खोल लूँ और मैं एक लिस्टेड कंपनी का जाके ऑडिट करने लगूँ। भाई मेरे पास तो इतने ट्रेनीज़ ही नहीं होने, एसीसीए के ट्रेनीज़ ही नहीं होंगे इतने। मेरे पास तो इतने मैनेजर्स ही नहीं होंगे कि वो एक लिस्टेड कंपनी को ऑडिट करें। तो नॉलेज हो सकती है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? मैं ऑडिट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे पास रिसोर्सेज़ भी हों। क्या आपके पास इतना पैसा है? क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं? क्या आपके पास इतनी लेबर पावर पड़ी हुई है दैट यू कैन ऑडिट दिस कंपनी? वो चीज़ भी आप देखो लाज़मी, ठीक है? मतलब नॉलेज के साथ-साथ रिसोर्सेज़ होना भी ज़रूरी है। और सेकंड लास्ट चीज़ आती है आपके पास रिस्क। रिस्क यहाँ पे एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट जो कि सबसे पहला टॉपिक था हमारा, जिसमें हम लोग बात करते थे कि यार आपके ऊपर मटीरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क, इन्हेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, क्लाइंट के अंदर डिटेक्शन रिस्क, क्या आप उन रिस्क को डिटेक्ट कर सकते हो? अगर डिटेक्ट कर सकते हो तो कितने ज़्यादा हैं वो रिस्क? अगर बहुत ज़्यादा रिस्क है एंड यू थिंक कि यार यू कैन नॉट मैनेज दीज़ टाइप्स ऑफ रिस्क यानी क्लाइंट बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए उसको एक्सेप्ट। अगेन ये किस चीज़ से लिंक्ड है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस यानी नॉलेज, रिसोर्सेज़ यानी आपके पास बंदे पड़े हैं इतने। अब जितने ज़्यादा बंदे होंगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उतने कम आप रिस्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा आप सैंपल साइज़ करोगे, ज़्यादा काम करोगे, रिस्क कम होता जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें इतनी नहीं है, तो क्या है? ऑडिट रिस्क चाहे कम हो, चाहे ज़्यादा हो, लेकिन आप उसको तो डिटेक्ट नहीं कर सकोगे, आप तो उसपे काम नहीं कर सकोगे। ये मैंने डिटेक्शन की आपको एग्ज़ाम्पल दी। लेकिन अगर कंपनी के अंदर रिस्क ही बहुत ज़्यादा है, पुराने ऑडिटर से आपने प्रोफेशनल क्लीयरेंस ली और उसने बताया कि कंपनी बहुत रिस्की है यार, बैलेंस शीट से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस के आखिर तक हर एक चीज़ के अंदर कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट हो रही होती है। तो भाई रिस्की कंपनी है ना, तो ऐसी कंपनी को ऑडिट ना एक्सेप्ट करो जहाँ पे आपकी रेपुटेशन भी खराब हो कल को अगर आप ना डिटेक्ट कर सकें। ठीक है? और फिर फाइनली आपके पास आ जाती है एक और चीज़ जिसको बोला जाता है प्री कंडीशंस। प्री कंडीशंस फॉर एंगेजमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं कि प्री एंगेजमेंट इश्यूज़ और ये दोनों सेम है, नहीं ये दोनों सेम नहीं है। ये सब भी पार्ट है प्री एंगेजमेंट का। जब भी आप एक एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये सब कुछ भी देखते हो, ये सब कुछ। यानी प्रोफेशनल क्लीयरेंस से लेकर रिस्क तक सारे के सारे फैक्टर्स आप देखते हो कि भाई क्या ये सब मीट होते हैं या नहीं होते, ठीक है? प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट का मतलब ये है या एंगेजमेंट का मतलब ये है, इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं फर्दर। फर्दर 3 पॉइंट्स ऐसे 1, 2 एंड 3। इसके अंदर जो 3 पॉइंट्स आते हैं वो ये हैं दैट कि भाई देखो आपके पास ना जो आपका क्लाइंट है, पहली चीज़ वो करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ करता हो। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई उसके पास एक इंटरनल कंट्रोल सिस सिस्टम होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि यार उनका क्लाइंट शुड प्रोवाइड ऑल एविडेंस। अच्छा देखो, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट के लिए आपके पास 3 फर्दर चीज़ें आ जाती हैं। वो चीज़ें क्या होती हैं? यार देखो सबसे पहली चीज़ ये है कि लेट्स सपोज़ अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, तो इंडिया, यूएस सॉरी यूके और बाकी वेस्टर्न वेस्टर्न को छोड़ के यूरोप साइड भी कर सकते हो आप या फिर ऑस्ट्रेलिया कर सकते हो। अगर इन कंट्रीज़ के अंदर मैं बैठा हूँ, मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, जिस कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी बना रही है। अगर वो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो किन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी? आईएएस एंड आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को फॉलो करेगी, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर चलता ही ये सब कुछ है।
ठीक है? लेकिन अगर मैं यूएस में बैठूँ तो वहाँ पे यूएस गैप चलता है, वहाँ पे आईएफआरएस या आईएस स्टैंडर्ड्स नहीं चलते। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, वहाँ पे नॉर्मली एक कंपनी या फिर कंट्री का लॉ ये है कि आईएफआरएस, आईएस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ। लेकिन कंपनी बनाती है यूएस आईएफआरएस को यूज़ करके, यूएस गैप को यूज़ करके बनाती है। तो गलत है ना? आपका तो ऑडिट किसी काम का ही नहीं रहा क्योंकि सामने आपको नज़र आ रहा है कि यार इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत होंगी। आपने तो आईएफआरएस के अकॉर्डिंगली करना था। तो ऐसे क्लाइंट को भी नहीं एक्सेप्ट करोगे आप। दूसरा, उस क्लाइंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है भी या नहीं है और अगर है तो वो कितना इफेक्टिव है। जब इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग करोगे तो आपके सामने ये सब वापस आ जाएगा। प्लानिंग स्टेज के ऊपर आपके सामने आ जाएगी सब कुछ कि भाई क्लाइंट से पूछो कि हाउ गुड इज़ योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्लाइंट से पूछो कि आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे इनकॉर्पोरेट किया, क्या-क्या करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। सवालात करो। ऑब्वियसली आप इतना इन डिटेल नहीं जा सकते क्योंकि अभी तक आपने एक्सेप्ट ही नहीं की एंगेजमेंट। ये तो प्री एंगेजमेंट इश्यूज़ पे आप चल रहे हो। ठीक है? फिर फाइनली आता है कि भाई क्लाइंट ने क्या, आप क्लाइंट से पूछो क्या वो सारा का सारा जो भी एविडेंस होगा वो आपको देंगे या नहीं देंगे। अब ये चीज़ आपको कंफर्म हो जाती है प्रोफेशनल क्लीयरेंस से भी। पुराने ऑडिटर से जब आप पूछते हो कि यार कोई इश्यू है तो आपको बता देता है। अगर कोई इश्यू होगा एविडेंस से रिलेटेड तो आपको बता देगा यार ये क्लाइंट बड़ा अजीब है, ये एविडेंस नहीं देता हमें। ठीक है? तो आप ऐसे क्लाइंट को भी नहीं एक्सेप्ट करोगे। एविडेंस देगा तभी तो आपका सैंपल पूरा होगा। जब आपका सैंपल पूरा होगा तो आप ऑडिट कर सकोगे, ऑडिट प्रोसीजर्स लगा सकोगे, वरना ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे लगाओगे? अगर क्लाइंट बोल दे कि यार ये एक बुक है मेरी अकाउंटिंग की, इसका ऑडिट आप नहीं कर सकते, ये मैं आपको नहीं दे रहा, तो भाई आप ऑडिट कैसे करोगे फिर, अगर उसने बुक ही नहीं देनी? तो अगेन प्री कंडीशंस के लिए भी ये 3 कंडीशंस मीट करना ज़रूरी है, इस कंडीशन के लिए। बड़ा सिंपल सा ये टॉपिक है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं है, टेक्निकल चीज़ें नहीं है, बस याद रखने वाली चीज़ें हैं। अगर आपको इन डिटेल पढ़ना हो, प्रोफेशनल क्लीयरेंस के 7 पॉइंट्स है, पढ़ लो। इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट इंटेग्रिटी सेम हमारा जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था इंटीग्रिटी वाला वही है। रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट के बारे में भाई अगर रेपुटेशन क्लाइंट की खराब है तो हमारी एज़ अ फर्म भी वो रेपुटेशन खराब करेगा, बेसिस है। बेहतर है कि आप ना एक्सेप्ट करो। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस वाला प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि यार आपके पास नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, तभी आप ऐसी एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे। इसके साथ मिला दो आप रिसोर्सेज़। नॉलेज हो, स्किल हो, लेकिन क्या इतने बंदे हैं, क्या इतने पैसे हैं आपके पास कि आप ऑडिट की कॉस्ट पूरी कर सकोगे, बगैर इसके कि आपको फीस मिले, ठीक है? फिर यहाँ से फीस से बात उठ के आती है फीस के ऊपर कि कितनी फीस आप ऑडिट की सेट करोगे। आप लो बॉलिंग कर रहे हो, क्लाइंट को बताओ। कमीशन ले रहे हो, क्लाइंट को बताओ। कंटीजेंट फीस अलाउड नहीं है। फीस इतनी होनी चाहिए कि वो आपको बेसिक कॉस्ट को कवर करे। अगर नहीं करती तो क्लाइंट को बताओ। ठीक है? आगे आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। अगर क्लाइंट का नो योर क्लाइंट के केवाईसी प्रोसीजर्स करते हुए, इसको आप कह सकते हो केवाईसी प्रोसीजर्स। केवाईसी का मतलब क्या होता है? नो योर क्लाइंट। नो योर क्लाइंट का मतलब क्या है? जाओ मनी लॉन्ड्रिंग का बुक में से खोलो और उसको देखो भाई, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है, पहले ही पढ़ाया मैंने आपको कि यार आपने कौन-कौन से प्रोसीजर्स लेने हैं, दूसरों से पूछना है, क्लाइंट से पूछना है, कैसे क्लाइंट की अकाउंटिंग बुक्स को देख लो कि यार कैसे-कैसे इश्यूज़ चल रहे हैं, कहाँ-कहाँ से पैसे आ रहे हैं। कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू आ रहा है तो आप उस क्लाइंट को एक्सेप्ट ही मत करो। फाइनली आ जाता है ऑडिट रिस्क। अगर आप एज़ एन ऑडिटर रिसोर्सेज़ या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में कम हो तो ऑब्वियसली डिटेक्शन रिस्क ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप ऐसी मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। या फिर प्रोफेशनल क्लियरेंस लेते वक़्त पुराना ऑडिटर कह देता है कि यार इस क्लाइंट में तो बैलेंस शीट से लेकर प्रॉफिट एंड लॉस के आखिरी आखिरी फिगर तक हर चीज़ में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। तो ऐसे क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करो क्योंकि इन्हेरेंट रिस्क ही बहुत ज़्यादा हो गया है यहाँ पे। इतना ज़्यादा रिस्क भी तो आप रिस्की क्लाइंट आपने नहीं लेना ना। पैसे अच्छे हैं, लेकिन ये तो नहीं है ना कि कल को आपके ऊपर फाइन हुआ वो और वो पैसे वास सारे के सारे आपसे चले जाएँ। फ़ायदा है ऐसे ऑडिट करने का। फिर आ जाता है फाइनल हमारे पास प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट के यार ये वाली कंडीशन फर्दर 3 कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे पहली चीज़ कि क्लाइंट जो है आपका करेक्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज़ कर रहा हो, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसके पास हो और वो इफेक्टिव हो। और तीसरी चीज़ ये कि क्लाइंट शुड प्रोवाइड ऑल एविडेंस और ये कंफर्म होता है प्रोफेशनल क्लियरेंस से जब ऑडिटर आपको बताता है कि यार कोई इश्यू है, हमारा क्लाइंट हमें एविडेंस नहीं देता, ठीक है? तो वहाँ पे भी आप कहते हो कि यार मैं आपका ऑडिट नहीं कर रहा क्योंकि आप रिस्की बहुत ज़्यादा हो, आप एविडेंस नहीं देते, आपके पास रिस्क बहुत ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज़ नहीं है। मतलब ये सारी बातें। वही सारी पुरानी बातें हैं जो कि आपने याद रखनी है। काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो, इसका कोई मेमोनिक नहीं बनता। कितनी चीज़ें हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिफरेंट चीज़ें हैं। इन 10 की 10 को आप याद रखोगे। पेपर में जिस वक़्त क्वेश्चन आ गया कि प्री एंगेजमेंट इश्यूज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, बताओगे भाई ये सब कुछ है, उसने आपको सिनेरियो देना है, बताना है, आपने वो आपको बताएगा कि यार क्या हम लोग एंगेजमेंट एक्सेप्ट करें या ना करें।
शुरू हो जाओ, पहली चीज़ ये। सबसे पहले बोलो प्रोफ़ेशनल क्लीयरेंस लो, अगर नहीं ली भी तो अभी तो पुराना ऑडिटर से कन्फर्म करो। एक्सेप्ट करने से पहले ये वाला स्टेप ज़रूरी है, पेपर में आप ये बताओगे। इंडिपेंडेंस और ऑब्जेक्टिविटी कोई ना कोई सिनेरियो के अंदर देयर विल बी अ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी या और इंडिपेंडेंस विल बी कॉम्प्रोमाइज़ उसके बारे में लिख दो। जैसे हम लोग एथिकल के बारे में लिखते हैं कि भाई देयर इज़ अ रिस्क टुवर्ड्स अवर इंडिपेंडेंस बिकॉज़ सिनेरियो के साथ लिंक करने के बाद बिकॉज़ से आगे लिख दोगे। ठीक है? कि भाई सिनेरियो से ये बात हो रही है और ये हमारी इंडिपेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर कोई थ्रेट है बता दो देयर इज़ अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट एज़ वेल या सेल्फ रिव्यू थ्रेट या फ़ैमिलियरिटी थ्रेट हो सकता है। ठीक है? कोई हो सकता है ऐसा अब एक पुराना एग्ज़ाम पेपर है आई थिंक जून 2016 का क्वेश्चन है ये वाला कि सितंबर-दिसंबर का क्वेश्चन है। किसी को ये क्वेश्चन है जहाँ पे उसने बोला हुआ है कि यार प्री एंगेजमेंट इश्यूज़ के अंदर कि भाई हमारा जो पार्टनर है, जो इस कंपनी को ऑडिट करना चाहता है भई वो दोस्त है उस कंपनी के सीईओ के साथ बता दो सिंपल सी बात है देयर इज़ अ फ़ैमिलियरिटी थ्रेट व्हिच विल कॉम्प्रोमाइज़ और ऑब्जेक्टिविटी एज़ देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन द पार्टनर एंड द सीईओ हेंस दिस विल कॉम्प्रोमाइज़ और ऑब्जेक्टिविटी एज़ द ऑडिट टीम हेंस वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट मतलब इस तरह से आप रख दोगे। फिर मैनेजमेंट इंटीग्रिटी वाले को याद रखो कि यार ये भी एक टॉपिक था, वहाँ पे आप बोलोगे अगर कोई टॉपिक लिखा हुआ है सिनेरियो के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखी है कि मैनेजमेंट पुराने क्लाइंट्स के साथ ये करती रही है, मैनेजमेंट का काम ठीक नहीं है, वो झूठी है, तो लिख दो देयर इज़ अ क्वेश्चन अपॉन मैनेजमेंट इंटीग्रिटीज़ एज़ वेल व्हिच आल्सो लीड्स टुवर्ड्स कि दैट द क्लाइंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। रेपुटेशन ऑफ द क्लाइंट के बारे में लिखा है तो बता दो, हमारी रेपुटेशन भी खराब करेगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के बारे में लिखा आपसे बोलोगे। सिनेरियो में उसमें दिया होगा कि देखो हम लोग इतनी छोटी-सी फर्म है, एक लिस्टेड कंपनी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस इतना है। उसमें सिनेरियो में लिखा होगा बता दो हमारी नॉलेज इतनी नहीं है, हमारा कॉम्पिटेंस इतना नहीं है, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट। ठीक है? फीस के बारे में बता दो उसको कि भाई देखो ऑडिट फीस के बारे में उसने लिखा होगा हम लोग इतनी फीस कोट कर रहे हैं, इतनी हमारी कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली आप उसको बताओगे इसमें तो सिर्फ हम लोग क्लाइंट को रिपोर्ट कर रहे थे, कोई ऐसी खास चीज़ नहीं आ रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बताओगे कि ज़्यादातर यही होगा कि हम लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई किए, हम लोगों ने केवाईसी के प्रोसीजर्स नहीं अप्लाई किए हुए, अगर नहीं किए हुए तो पहले इनको करो। इफ देयर इज़ अ मनी लॉन्ड्रिंग सस्पिशन तो वी शुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लाइंट। रिसोर्सेज़ के बारे में बता दो। अच्छा ज़्यादातर ये भी होता है ना कि वो आपको बता देगा सिनेरियो के अंदर कि यार देखो एक अकाउंट था सीईओ का, उसको पैसे आ गए दूसरे अकाउंट से और उसका कोई अता-पता नहीं है कैसे आए वो। तो आप बता दो कि देयर आर सस्पिशंस अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग एज़ वेल फॉर द सीईओ बिकॉज़ ही इज़ रिसीविंग फंड्स फ्रॉम एन अननोन पर्सन व्हिच शुड बी एन इंडिकेटर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है? यहाँ पे रिसोर्सेज़ की अपनी रिसोर्सेज़ की बात कर दोगे, रिस्क की बात कर दोगे, इधर ये बात कर दोगे। और एट द एंड जब आप कन्क्लूज़न दे रहे होगे यहाँ पे, जब भी क्वेश्चन कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आप कन्क्लूज़न दोगे अपना, कि यार क्या हमें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब वहाँ पे देखो मेजर चीज़ें क्या होती हैं, रिसोर्सेज़ हो गई, दिस इज़ योर मेजर मेजर थिंग जो इम्पोर्टेंट है, रिस्क्स इम्पोर्टेंट है, प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एंगेजमेंट ये तो है इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के ऊपर थोड़ा बहुत कर सकते हो आप, रेपुटेशन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कॉम्पिटेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, फीस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखो अगर इन सारी चीज़ों में से मेजर चीज़ें मूव करती हैं कि यार आपको कह रही है कि यार एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लो, तो कंक्लूजन में दोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स जो हैं वो हमें यही बताती हैं कि यार देखो आपको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करनी चाहिए, तो आप कर लो। अगर मेजर थिंग्स आर लीडिंग यू टुवर्ड्स नॉट एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू आ गया डायरेक्ट यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट बस बात खत्म। रिस्क का कोई आ गया तो आप बोल दो कि रिस्क ये बहुत ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करो। इसका कोई इश्यू आ गया तो बोलोगे नहीं करो। प्रोफेशनल क्लियरेंस का कोई इश्यू आ गया पुराने ऑडिटर ने बोल दिया कि यार हमारी फीस नहीं क्लियर आप एक्सेप्ट ना करो एंगेजमेंट आप नहीं करोगे। अपने दोस्त का तो साथ दोगे ना। जो ऑडिटर बैठा हुआ है दूसरा वो भी एसीसी होगा या कोई एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का बंदा होगा उसका तो साथ देना है, वो तो अपना बंदा है। उसको तो नहीं आप पीछे छोड़ के जाते। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। आपने हम लोगों ने एडवर्टाइजिंग में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि हम लोग एडवर्स कमेंट्स नहीं दे सकते अपने प्रोफेशनल फेलो अकाउंटेंट्स के बारे में। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि भाई एक ही टीम के बंदे हो आप लोग, बेशक सेपरेट फर्म्स हैं, एक ही टीम के बंदे हो। मैनेजमेंट इंटीग्रिटी के ऊपर कोई सवाल है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है? फीस के ऊपर हो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप सिर्फ बता देते हो। अगेन जितने ज़्यादा मेजर चीज़ें जिसमें मैंने आपको बता दी कि ये मेजर है, अगर इनमें से कोई एक भी आपको लेके जाती है टुवर्ड्स कि यार एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, आप कन्क्लूजन दोगे द एंगेजमेंट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बस। सिंपल, ठीक है? इसकी कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है एज़ सच इसका कोई अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन मैं आपको नहीं दे सकता, ठीक है? सारे अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन सॉल्व्ड होते हैं बुक के अंदर। आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ से पढ़ें। इसमें मैं इतना कोई आपको नहीं उलझाना चाहता। रीज़न बीइंग कि इट इज़ अ वेरी ईज़ी टॉपिक। लेकिन जब हम लोग करेंगे पास्ट क्वेश्चंस इसके तो वहाँ से मैं आपको समझाऊँगा। और मैं इन सबको इतना शॉर्ट क्यों रख रहा हूँ इन रिकॉर्डिंग्स को बिकॉज़ देखो ऑडिट फीस मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग लेने में टाइम लगता है। एडवर्टाइज़िंग अंडरस्टैंडिंग लेने में टाइम लगता है। सेम गोज़ फॉर दिस प्री अपॉइंटमेंट इश्यूज़ बुक से बहुत ज़्यादा है ना अंडरस्टैंड के 1 दिन आपको पूरा चाहिए इस सारे टॉपिक को बुक से समझने के लिए, बुक से पढ़ने के लिए, समझ तो आपको आ गई।
ठीक है? सेम 2 दिन और चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल हमने पढ़ना है, टेंडर हमने पढ़ना है, दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड और फिर हम लोग मूव करेंगे इसके पास्ट क्वेश्चंस की तरफ। आई विल सी यू ऑल टुमारो, कल की रिकॉर्डिंग में। अपना ख्याल रखें एंड अल्लाह हाफ़िज़।